हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग अगेन बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर वन आपका यूनिट सेकेंड का सेकेंड वीडियो है कार्बन ऑक्सीडेशन से। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पूरा बेस जो है वो अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब हम चलेंगे और 3 वीडियो और आएगी और आपका यूनिट सेकेंड भी खत्म हो जाएगा। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर वन से आपका यूनिट वन डन कर लिया है, पेपर टू से भी यूनिट वन डन है, जुआलॉजी के पेपर वन का यूनिट वन डन है एंड अब हम लोग यूनिट टू बॉटनी का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सेकेंड वीडियो जो हमारी होगी, दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ योर यूनिट। ठीक है, आपके जो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दिया गया है, बट मैंने इसे इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपको पहले सेलुलर रेस्पिरेशन इस यूनिट में पढ़ना है, फिर ग्लाइकोलिसिस, फिर सिट्रिक एसिड साइकिल एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो वी आर डन विद द पार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन को पूरी तरीके से हलवा क्लियर कर लिया है। हम समझ गए हैं कि क्यों इस यूनिट का नाम कार्बन ऑक्सीडेशन पड़ा हुआ है और हमें इसमें पढ़ना क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की एंड सब कुछ हलवा क्लियर करेंगे। आप चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन के बॉटनी एंड जुओलॉजी को हलवा क्लियर किया जाता है, जो आपके एग्जामिनेशन को अल्टीमेटली लाइक इन द कंक्लूजन हलवा क्लियर कर ही देता है। ओके, ग्लाइकोलिसिस जो आपका टर्म है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज योर ग्लाइकस। ओके, पहला वर्ड है ग्लाइकस एंड द सेकेंड वन इज योर लिसिस। एंड यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द टर्म लिसिस, है ना। लिसिस से तो आपका काफी पुराना नाता होगा, क्योंकि लिसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है, टूटना। हर जगह हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लिसिस मतलब क्या होता है, टूटना होता है, स्प्लिटिंग होती है। एंड ग्लाइकस मतलब होता है स्वीट। तो बोला ये जा रहा है कि कोई ऐसा स्वीट सब्सटेंस है, कुछ तो ऐसा स्वीट कंपाउंड है जो टूट रहा है। तो ग्लाइकोलिसिस में ये जो स्वीट सब्सटेंस है वो टूटेगा। अब ये स्वीट सब्सटेंस है क्या, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा मिला हुआ जो ग्लूकोज है, हम इसी मीठे पदार्थ को क्या करेंगे, तोड़ेंगे और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस में हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं और जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो ऑब्वियसली हमें कुछ मिलता है। जाहिर सी बात है कि अगर ये एक बड़ी सी लकड़ी है ना, और मैं इसे तोड़ देती हूँ बीच में से, तो इसकी मतलब ये जो लकड़ी है, मान लीजिए कि ये सागवन की लकड़ी है। ठीक है, अब ये बताओ, अगर मैं सागवन की एक लकड़ी है उसे तोड़ रही हूँ बीच में से, तो सागवन की दो लकड़ियां बन जाएंगी, साइज में छोटी हो जाएंगी, है ना। साइज में मान लीजिए कि ये 6 सेंटीमीटर की है। सेंटीमीटर तो काफी छोटा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, 6 सेंटीमीटर मान लो। वैसे सेंटीमीटर नहीं मानते हैं, मीटर मानते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 6 मीटर की लकड़ी है। ठीक है, अब 6 मीटर की है और मैंने इसे बीच एकदम हाफ में से तोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 3 मीटर, ये हो जाएगा 3 मीटर। लेकिन क्या ये सागवन बदलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। सागवन की लकड़ी है, सागवन की लकड़ी को तोड़ रहे हैं तो हमें दो लकड़ियां मिलेंगी छोटी छोटी, तो वो भी सागवन की ही मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि वो आम के पेड़ की मिल जाएंगी, वो सागवन की ही मिलेंगी। तो होता यह है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें पायरुवेट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, पायरुवेट मिलता है। अब ग्लूकोज जो है ये भी हमारा कार्बन कंपाउंड है, तो हमारा पायरुवेट भी कार्बन ही कंपाउंड होगा, केवल छोटा हो जाएगा। कैसे, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये 6 कार्बन कंपाउंड है, मतलब इसमें कार्बन जो होगा वो आपको 6 मिलेंगे, और यहाँ पायरुवेट में हमें 3 मिलेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने ग्लूकोज को तोड़ा है और पायरुवेट बनाया है। यहाँ हमें 6 कार्बन कंपाउंड था ग्लूकोज, उसे तोड़ के हमने 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में चेंज कर दिया। एक लकड़ी को तोड़ करके दो लकड़ी हमें मिली, वैसे ही एक ग्लूकोज को तोड़ करके दो पायरुवेट मिलेगा। तो कितना इजी है कि 1 ग्लूकोज को तोड़ो और 2 पायरुवेट पालो, यही आपकी प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस की। ठीक है, और इस ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को सबसे पहले अगर किसी ने दिया था, इसकी बातें की थी, तो वो थी हमारे मेयर हॉफ ने बात की थी। ठीक है, इसी वजह एम्बिडन एंड मेयर हॉफ ने बात की थी, दैट्स वाई हम इस प्रोसेस को एम्बिडन, ठीक है, एम्बिडन एंड मेयर हॉफ पाथवे भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर एम्बिडन मेयर हॉफ पाथवे अगर लिख जाए तो ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाना कि दीदी ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने। पढ़ाया है बाबा, ग्लाइकोलिसिस को ही एम्बिडन मेयर हॉफ पाथवे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में कि क्या हमें ग्लाइकोलिसिस में पढ़ना है।
ओके, लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने ये आप ही लोग के लिए बनाया हुआ है कि अगर ओवरऑल आपको सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे प्लांट में समझना है तो केवल यही चीज़ें आप याद रखते हो कि एक सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान इस साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। फिर यहाँ से जो आपको पायरुवेट मिलता है वो क्रैब साइकिल की तरफ बढ़ता है। उससे पहले बीच में आपको एक छोटी सी प्रोसेस पायरुवेट ऑक्सीडेशन की दिखाई देती है। ठीक है, क्रैब में जैसे ही आपका जो पायरुवेट है वो एंटर करता है एसिटिल कोएंजाइम ए में बदल करके, तो उसका वेट OAA ऑक्सैलो एसिटेट एसिड कर रहा होता है, जो कि इस पूरी साइकिल को चलाता है। ठीक है, ये पूरी एक क्रैब साइकिल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। ठीक है, और उसके अलावा जो हमें यहाँ से क्रैब साइकिल से NADH, FADH या फिर ADP ये सब मिलता है, GDP, ये सभी जो है ये हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाती हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फिर ये आपकी ETS की साइकिल चलती है। यहाँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस, बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स वेट कर रहे होते हैं आपके FADH, NADH इन सब चीज़ों का, और फिर इससे क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करते हैं आपके इनर मेम्ब्रेन पे माइटोकॉन्ड्रिया के, एंड देन वहाँ से आपका ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड मैंने आपको पढ़ाया कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें क्या चाहिए, हमें ATP चाहिए और कुछ नहीं, केवल ATP दे दो। ओके, तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जो आपके कॉपी में जरूर होना चाहिए सेलुलर रेस्पिरेशन के टॉपिक में, क्योंकि ये मैंने बहुत ही इजी वे में आपके लिए तैयार किया है, बहुत ही इजी वे में, तो इसे आप जरूर से जरूर बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पढ़ लेती हूँ आपको आपके लिए, फिर उसके बाद बताती हूँ। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 को पायरुवेट दैट इज CH3COCOO माइनस प्लस S प्लस, ठीक है, देखो H प्लस लिखा हुआ है, और सेकेंडली यहाँ पर आप कार्बन कितने देख रहे हो, 3 देख रहे हो। कौन कौन से कार्बन है भाई, देख लो, 3 कार्बन है, एक, ठीक है, दिस वन इज 1 2 एंड 3। तो 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है वो टूट जाता है, और उसके टूटने में हमें मिलती है एनर्जी और थोड़ी बहुत एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एंड यही एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है। क्या है ये एनर्जी करेंसी है। और हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि एटीपी का जनरेशन जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो आपके लिए जैसे आपके घर में पैसा है वैसे ही हमारे प्लांट के घर में एटीपी की महत्वता है। जितनी एटीपी उतना कार्य वो आसानी से कर पाएंगे। तो एटीपी का प्रोडक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एटीपी का प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज के टूटने से। ग्लूकोज टूटता है दो कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है पायरुवेट, और उसके टूटने में एनर्जी एंड एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर NADH, निकोटिनामाइड, एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड भी मिलता है। देखिए, अगर मैं ATP बोलूँ, मैं ADP बोलूँ, मैं NADPH बोलूँ, मैं FADH बोलूँ, मैं GTP बोलूँ, मैं GDP बोलूँ, ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी है ये सब के सब हैं आपके एनर्जी करेंसी। ठीक है, ये सब कुछ आपका क्या है, ये है एनर्जी करेंसी, और ये सभी हमारे प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सब मिल करके आपको 30 से 32 ATP देखने को मिलता है इन द लास्ट ऑफ द प्रोसेस, ETS में। ठीक है, तो ये सभी एनर्जी करेंसी है। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप में सेलुलर रेस्पिरेशन के हम ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस देखते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए। इस स्लाइड से हमें यही क्लियर होता है कि द फर्स्ट पॉइंट कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है सेल के, जिसे कि आप साइटोसोल भी कहते हो। सेकेंड, कि यहाँ पर ग्लूकोज पायरुवेट में टूट रहा है। थर्ड, कि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। फोर्थ, इनके टूटने से एनर्जी मिलती है, एटीपी के एनर्जी मिलती है और एटीपी प्रोड्यूस होता है, NADH प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस की जो हमारी प्रोसेस है वो 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन मतलब कि हर एक रिएक्शन जो हो रही है, हर एक स्टेप जो 10 स्टेप है उस पे आपको एंजाइम का रोल बहुत अच्छे से दिखाई देगा। हर जगह एंजाइम यूज हुआ है, डेट्स वाई हम इसे एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस बोलते हैं। और पूरी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस 10 स्टेजेस में बटी हुई है, और
दो फेजेस में बटी हुई हैं। क्या बोला मैंने कि यहाँ पर 10 स्टेप्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टेप होंगे, लेकिन इन 10 स्टेप्स को दो फेजेस में बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 5 इधर बांट दिया 5 इधर बांट दिया। ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट ऐसा लाइक बीच में आपको यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ आपको ये पे ऑफ एंड पे, जो आपका पे ऑफ फेज है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, ये देखने को मिलेगा। 1 से लेके 5, ठीक है, 1 से लेके 5 जो है, ये आपका जो 1 से लेके 5 तक जो प्रोसेस चलती है, वो चलती है आपके एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज की, जहां पर जो प्लांट है वो एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहा होता है ग्लूकोज को तोड़ने में। वहीं 6 से लेकर के 10 तक की जो प्रोसेस चलती है, यहाँ पर एनर्जी का जनरेशन हो रहा होता है। तो पहले तो प्लांट ने क्या किया, एनर्जी दी, इन्वेस्ट की, एटीपी वगैरह दिया कि लो भाई ग्लूकोज तुम तोड़ो, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए तो हमें थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो अच्छा, इसे आप कैसे समझोगे, लेट मी क्लियर दिस, आई थिंक आपको नहीं समझ में आ रहा है। समझो, अगर आपको खाना बनाना है, तो क्या आपका जो खाना है वो यूं ही बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। अगर आप बोलते भी हो, चलो आप आपके पास सब कुछ ऑटोमेटिक है, तो अगर आप बोलते भी हो कि खाना बन जाओ, यार तो खाना बन जाओ बोलने में भी तो एनर्जी लगी ना। तो एनर्जी इन्वेस्ट तो होगी, आप चल के जाओगे खाना बनाओगे तो एनर्जी क्या हो रही है, इन्वेस्ट हो रही है। वैसे ही हमारा जो प्लांट है वो सबसे पहले एनर्जी इन्वेस्ट करता है, उसके बाद जब खाना खा लोगे तो एनर्जी मिल गई वापस। तो वैसे ही यहाँ पर पे ऑफ फेज भी आता है, जो प्लांट ने एनर्जी दी है ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देगा, फिर से वो वापस भी लेगा। तो 5 फेज तक तो प्लांट पूरी तरीके से एनर्जी दे रहा होता है एटीपी के फॉर्म में कि लो भाई तोड़ो। लेकिन जैसे ही 5वां फेज खत्म होता है, 6th फेज से एनर्जी को वापस लेने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, अब 10 फेज हैं कौन कौन से, 10 स्टेप्स कौन कौन से हैं, 10 फेज नहीं 10 स्टेप कौन कौन से हैं, ये समझिए। तो पहले फेज 1 एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है। सबसे पहले जो हमें फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज मिला है, फूड जो है, ठीक है, प्लांट का ग्लूकोज जो मिला है, उसे तोड़ने के लिए फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस की जाती है, जिसमें जो ग्लूकोज है उसको फॉस्फोराइलेट किया जाता है एटीपी के द्वारा। ठीक है, ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेज यूजिंग 1 एटीपी। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि G6P है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज जो हमें मिला है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसे हम फॉस्फोराइलेट करते हैं। कैसे फॉस्फोराइलेट करते हैं, तो एटीपी को लेते हैं हम। ठीक है, प्लांट एटीपी भेजता है और कहता है एटीपी से, जो तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा एटीपी है, जो तुम्हारे पास ये जो एक्स्ट्रा पी है, सॉरी एटीपी जो पी है तुम्हारे पास, उसे तुम क्या करो, ग्लूकोज को दे दो। ठीक है, क्या बोला प्लांट ने कि ऐसा है कि जो तुम्हारे पास पी है ना, जो तुम्हारे पास फॉस्फेट ग्रुप है, उसे तुम इस ग्लूकोज को दे दो। तो पहले सिर्फ ग्लूकोज था, अब क्योंकि फॉस्फेट आ गया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, है ना। तो यहाँ पर एटीपी का काम समझ में आया कि उसने अपना फॉस्फेट दिया, तो फॉस्फेट दिया ना, तो ग्लूकोज में फॉस्फेट एड ऑन हुआ है। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ है। एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज योर फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो गया है। अब यहाँ पर प्लांट ने एटीपी को भेज दिया है कि तुम अपना फॉस्फेट जाकर के ग्लूकोज को दे दो। लेकिन आपको पता है कि भाई अगर हमारे पास कोई चीज है जो कि हमारे बहुत दिल के करीब है, अब एटीपी जो है अगर वो अपना फॉस्फेट ही दे दे तो बेचारा उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो वो बहुत दुखी होकर के जाता है कि यार मुझे देना पड़ेगा, अपना फॉस्फेट देना पड़ेगा, यार मुझे नहीं देना है ना। तो प्लांट को पता रहता है कि इसे दुख दर्द पीड़ा तो होगी, तो इसीलिए ये ना भेजता है दो सैनिकों को। एक है हेक्सोकाइनेज आपका एंजाइम और एक है मैग्नीशियम आपका एलिमेंट। ठीक है, ये दो जाते हैं एटीपी के पीछे पीछे। क्या क्या बोला मैंने, हेक्सोकाइनेज आपका एंजाइम जाता है और मैग्नीशियम आयन जाता है। ये दोनों जाते हैं पीछे पीछे कि अगर एटीपी को कोई कंधे की जरूरत पड़ी, बेचारा दुख से गुजर रहा है, तो मैं जरूर उसे कंधा दूंगा,
है ना? तो इन दोनों की प्रीसेंस में ये पूरी की पूरी फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस चल रही होती है। हेक्सोकाइनेज एंड मैग्नीशियम प्लांट भेजता है पीछे पीछे कि जाओ नजर रखो कि क्या एटीपी सही है, वो अपना बहुत ही अजीज चीज दे रहा है, तो क्या वो सही है। तो इसलिए हेक्सोकाइनेज एंड मैग्नीशियम के प्रीसेंस में आपके ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। अब जो ग्लूकोज है उसका फॉस्फोराइलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों होता है भाई, ये बताइए। कि ग्लूकोज जो है, मैंने बोला कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस ही साइटोप्लाज्म में हो रही है, क्यों हो रही है? जब ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट किया जाता है एटीपी के द्वारा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ठीक है। और जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, इसके पास हो गया निगेटिव चार्ज, फॉस्फेट का निगेटिव चार्ज होता है ना, तो उसके होने की वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे भी निगेटिव चार्ज आ जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो हमारा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो नहीं जा पाता है, क्योंकि अब ये निगेटिव चार्ज हो गया। और साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर ही वो फंसा रह जाता है। दैट्स वाई पूरी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट जो इनका स्टेप है उसमें आपने फर्स्ट स्टेप में कुछ चीजें आपको नोट करनी है। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। एटीपी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है। कितनी एटीपी है, एक एटीपी दी जा रही है, याद रखिएगा सब बाद में काम आएगा। एक एटीपी यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। और ये पूरी प्रोसेस हेक्सोकाइनेज के प्रीसेंस में हो रहा है, प्लस मैग्नीशियम आयन के प्रीसेंस में हो रहा है। फिर अनदर पॉइंट इज दैट कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इन्हें हम वापस से चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से दोबारा से हम ग्लूकोज बना लेंगे, बिल्कुल नहीं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो बन गया, अब ये वापस नहीं जा सकता है। अगर ऐसा मान लीजिए होता कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती तो प्लांट तो बहुत चालू है, वो एक ही बार ग्लूकोज बना लेता, रख लेता, बार बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता, बार बार फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बना लेता, तो उसे खाने बनाने की जरूरत क्या पड़ती है ना। क्योंकि ग्लूकोज तो ऐसे ही रखा हुआ है, उसका तो यूज ही नहीं हो रहा है, यूज हो रहा है फिर से वो बन जा रहा है। दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस की भी प्रोसेस काफी ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है, साथ ही साथ हमारे रेस्पिरेशन के, क्योंकि ग्लूकोज रेस्पिरेशन की प्रोसेस में टूट के खत्म हो जाता है और ग्लूकोज जो है वो उनका खाना है, तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के द्वारा दोबारा से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब एक और मैं आपको बात बताती हूँ। जो हमारे हिपैटोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जो बीटा सेल्स होते हैं हमारे पैनक्रियाज के, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है बट ये इससे थोड़ा इंटर रिलेटेड है इसलिए मैं बता रही हूँ। हिपैटोसाइट जो कि आपके बीटा सेल्स होते हैं पैनक्रियाज के, ठीक, ये भी कंटेन करते हैं हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हमारे बॉडी में भी हेक्सोकाइनेज है, लेकिन उसे हम हेक्सोकाइनेज नहीं कहते हैं, हम उसे कहते हैं ग्लूकोकाइनेज, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ग्लूकोकाइनेज डी ये प्रेजेंट होता है हमारे लिवर में, और हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज दोनों एक दूसरे के आइसोजाइम्स हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो अगर कभी इन केस मैं मान लीजिए क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, ठीक है, कि मैं फ्रेम जब क्वेश्चन करूंगी तो मैं उसमें ये क्वेश्चन डालूंगी कि जो हमारा ग्लूकोकाइनेज हमारी बॉडी का है उसका आइसोजाइम हमारे प्लांट में कौन सा है ना। तो मैं उसके लिए आपको ऑप्शंस वगैरह दूंगी हेक्सोकाइनेज वगैरह का, तो आपको वहां पे आंसर देना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट योर फर्स्ट स्टेप, जहां पर हमने देखा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड प्रोसेस दैट इज आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है कि जो हमें फर्स्ट प्रोसेस से G6P मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिला होता है उसे उसी का एक आइसोमर बनाते हैं। आइसोमर क्या होता है कि केमिकल स्ट्रक्चर सेम है कंपाउंड्स के, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनकी अरेंजमेंट अलग अलग है, ठीक है। जैसे कहीं पर अगर एक में सी फर्स्ट नंबर पे मतलब कोई कंपाउंड में कुछ फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए कि फर्स्ट पे है तो किसी में सेकंड पे हो जाएगा, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि केमिकल स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन रीअरेंजमेंट हो जाएगी, ठीक है, उन केमिकल स्ट्रक्चर्स की। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का यहाँ पर एक आइसोमर बनेगा जिसका नाम है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, ठीक है।
मतलब ये कि इनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट हो गई है, कुछ चीजों को इधर उधर कर दिया गया है। जितने नंबर ऑफ कार्बन आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में है, उतने ही फ्रक्टोज में भी है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। जितने नंबर ऑफ फॉस्फेट यहाँ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, उतने ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी है। दैट्स वाई यहाँ पर आइसोमेराइजेशन की प्रोसेस होती है, और एक एल्डोज को, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक एल्डोज है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक कीटोज है। तो यहाँ पर एक एल्डोज को कीटोज में बदल दिया जाता है। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड प्रोसेस में क्या हो रही है, एक एल्डोज को कीटोज में बदला जा रहा है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर है। आइसोमर मतलब कि केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन रीअरेंजमेंट्स हुई हैं, डिफरेंट जो प्लेसिंग है हमारे एलिमेंट्स की वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, थर्ड प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट्स अबाउट द थर्ड प्रोसेस। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, एक बार विजुअलाइज करा देती हूँ। ग्लूकोज है C6H12O6, इसका हेक्सोकाइनेज और मैग्नीशियम आयन के प्रीसेंस में एटीपी ने क्या कर दिया है, एक मतलब अपना जो फॉस्फेट ग्रुप है उसे दे दिया है और एडीपी में कन्वर्ट हो गया। टी मतलब 3 और डी मतलब 2, तो इसने एक फॉस्फेट दे दिया, जब तो बाहर निकल गया तो इसके पास 2 ही तो बचा, एक दे दिया तो 2 ही बचा। दैट्स वाई एटीपी से ये क्या बन जाता है, एडीपी बन गया है। याद रखिएगा कि फर्स्ट प्रोसेस में हमने कितने एटीपी इन्वेस्ट किए हैं, एक एटीपी इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिला है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और कौन बना रहा होता है, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। ठीक है, अब मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहले ही पढ़ लिया कि जो भी 10 स्टेप्स हैं ये एंजाइम कैटालाइज्ड है। हर स्टेप में आपको एंजाइम तो दिखना ही है, और सब एक दूसरे के नाम से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर एल्डोज जो है वो कीटोज में बदल रहा होता है, और नाम से ही समझ में आ रहा है आइसोमेरेज है तो आइसोमर ही बनाएगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर कौन है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब क्या होता है ना कि इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को बदला जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मैंने इसे बहुत अपने तरह से समझा था, अपना कोई अल्टर वाला दिमाग लगा करके। ठीक है, समझो, यहाँ मैंने बोला कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। अब फिर से यहाँ पर बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, है ना। मतलब ये कि कुछ चीज़ों तो सेम है, जैसे एफ सेम है, 6 सेम है, ये फॉस्फेट सेम है। यहाँ बदला क्या है, बिस बदला है और 1 बदला है। 1 एक मतलब एक और आपके पास फॉस्फेट आ गया। अब ये कहाँ से आया, एक और फॉस्फेट कहाँ से आ जाएगा, ये आपको फिर से एटीपी का यूज करना पड़ेगा तभी तो आएगा। तो हमारे फिर से थर्ड प्रोसेस में फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है, जहां पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हम फॉस्फोराइलेट करते हैं, मतलब कि फिर से एक एडिशन होता है फॉस्फेट ग्रुप का। कहाँ से आया फॉस्फेट, एटीपी से आया। ठीक है, तो फिर से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एटीपी को इन्वेस्ट किया है, मतलब एनर्जी को इन्वेस्ट किया है। दैट्स वाई ये सभी प्रोसेसेस एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हमने 1 एटीपी क्या है, यहाँ हमने अगेन 1 एटीपी जो है इस प्रोसेस को दे दी, और जहां हम एटीपी दे रहे होंगे, बात एकदम नोट कर लो कि फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हो रही होगी। तो थर्ड प्रोसेस इज ऑलरेडी अ फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, जहां पर एटीपी को हम दोबारा से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को दे रहे हैं और एक और एडिशन कर दे रहे हैं फॉस्फेट का। तो यहाँ हमें याद हो गया कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना है। अब बिस क्यों लगा, नॉर्मली फॉस्फेट भी तो लिख सकते थे। ये बिस क्या है, देखो जब भी बिस वर्ड आए और डाई वर्ड आए तो बच्चे दोनों को सेम समझते हैं, सेम नहीं होता है। देखो डाई मतलब कि 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। वहीं पर अगर केवल बिस लिखा हुआ है, इट मीन्स कि 2 सेपरेट मोनोफॉस्फेट लगे हुए हैं। ठीक है, बिस मतलब मैंने क्या बोला कि 2 डिफरेंट, ठीक है, 2 सेपरेट मोनोफॉस्फेट, इस चीज को याद रखिएगा। तो हमारे जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में 2 सेपरेट मोनोफॉस्फेट लगे होंगे, दैट्स वाई हमने आगे जोड़ा है बिस फॉस्फेट। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? ठीक है, तो देखिए हमारा जो थर्ड प्रोसेस था, इसमें भी सेकेंड फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस चलती है, और सेकेंड फॉस्फोराइलेशन किसका हो रहा होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का। ठीक है, अगेन हम इसमें अनदर एटीपी का यूज करते हैं। अभी तक हमने 2 एटीपी यूज कर लिया है। फर्स्ट हमने ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट किया, ठीक है, और सेकेंड हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोराइलेट किया। तो 2 एटीपी हमने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया है। अब फोर्थ प्रोसेस में क्लीवेज की प्रोसेस होती है, जहां पर 6 कार्बन को 3-3 कार्बन कंपाउंड में बांटा जाता है।
ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो जो प्रोसेस पढ़ी है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये सभी 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, सभी के सभी। अब इन्हें हम क्या करेंगे, 3-3 कार्बन कंपाउंड में बांटेंगे। तो क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज मतलब होता है टूटना। तो 6 कार्बन कंपाउंड को तोड़ के 3-3 कार्बन कंपाउंड में हम लोग बांट देंगे। और ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 1,6 बिस फॉस्फेट क्या है, उसे स्प्लिट किया जाएगा 2 कार्बन शुगर में। जो सबसे पहला होगा वो बनेगा G3P, जिसको हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलते हैं। एंड सेकेंड डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे कि हम ढैप बोलते हैं, ढाप ढेप जो भी बोलना है बोल लो। तो इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये कि हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था, उसे तोड़कर हमने G3P बना लिया और ढैप बना लिया, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हुई है, ये जो आपका G3P बना है और ढैप बना है, ये हमारे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से बना। कैसे? एक एंजाइम का काम यहाँ पर होता है एल्डोलेज। ओके, एल्डोलेज एंजाइम इस पूरे प्रोसेस को लाइक प्रोसीड कराती है। और यहाँ पर जो आयन यूज हो रहा होता है वो जिंक Zn2+ जो आयन है उसका यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो रहा होता है। जो आपने मिनरल में पढ़े मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो फर्स्ट आपका यूनिट था, क्या उसका काम आप यहाँ पर देख रहे हो? क्या मैग्नीशियम आपका आयन है? क्या जिंक आपके आयंस हैं? तो आप समझ रहे हो कैसे एक बेस, मतलब एक पूरा सीक्वेंस में पढ़ा जा रहा है कि हमने माइक्रो माइक्रो पढ़ा, फिर हमने यहाँ पर हम उसका एक एक्चुअल देख रहे हैं कि क्यों अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो क्या हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस बढ़िया चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि पहली प्रोसेस में यार मैग्नीशियम चाहिए। अगर जिंक नहीं होगा प्लांट में तो क्या प्रोसेस चलेगी? नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमें चाहिए। देख रहे हो आप, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को G3P एंड ढैप में तोड़ने के लिए हमें जिंक तो चाहिए। That's why micro and macronutrient both are very important for our plants growth and development, क्योंकि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही हैं इसमें इनका काम बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा, समराइज करते हैं। देखिए, ग्लूकोज को हम लोगों ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, फिर इसे हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, देन इसे हमने G3P एंड ढैप में कन्वर्ट किया। और हमने ये देखा कन्वर्जन के टाइम पे कि सबसे पहला फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ग्लूकोज का, जहां पर हम एटीपी का यूटिलाइजेशन देखते हैं। फर्स्ट एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ। सेकंड हमने देखा कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो सेकंड में हम एटीपी का, एक और एटीपी का हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि 2 एटीपी हमने अभी तक खर्च कर दिए हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये सारी प्रोसेसेस? तो फिफ्थ जो प्रोसेस है, जहां पर ये क्लीवेज की प्रोसेस, मतलब फोर्थ प्रोसेस जो क्लीवेज की प्रोसेस चल रही है, वो अब आगे प्रोसीड करेगी। देखिए ये वही चीज़ है, ठीक है, ये क्लीवेज हो गया है। क्लीवेज होने के बाद ग्लिसरल 3 फॉस्फेट मिला, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ढैप मिला, ठीक है। फिर ढैप जो है और ग्लिसरल 3 जो G3P है, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ढैप G3P बन सकता है, G3P ढैप बन सकता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। तो हमारा जो ग्लिसरल 3 डिहाइड G3P है वो आगे जाता है, ठीक है। फिर आगे चल करके हमारी फिफ्थ प्रोसेस में क्या होता है कि ढैप जो है वो G3P में कन्वर्ट होता जाता है। मैंने बोला ना, ढैप और G3P एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। तो ढैप जो है वो ज्यादातर कोशिश करता है कि मैं G3P में कन्वर्ट हो जाऊं, और कन्वर्ट होकर के आगे की तरफ प्रोसीड होता है। और यहीं फिफ्थ स्टेज पर आपका जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। आपने 2 एटीपी दे करके 3-3 कंपाउंड, हमने क्या बोला, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। ग्लूकोज को तोड़ दिया बाबा, 6 कार्बन कंपाउंड को तोड़ के 3 कार्बन कंपाउंड में ला दिया हमने। कौन सा 3 कार्बन कंपाउंड बना? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ढैप। ये दोनों एक दूसरे में क्या है, कन्वर्टेबल है। तो ग्लिसरल 3 फॉस्फेट को हम मानेंगे, उसे हम लेते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड को हम उसे लेते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो तोड़ने में हमने एनर्जी दे दी, हमने 2 एटीपी इन्वेस्ट कर दिया। अब हमने जब दिया है कुछ तो हमें चाहिए भी तो अब हम क्या करेंगे, इस एटीपी को वापस से लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम वही नहीं एटीपी देते फिरेंगे, ठीक है। अब लेने के लिए हमारा जो सिक्स्थ प्रोसेस होता है वो होता है ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस। इसमें क्या होता है, 2 स्टेप होता है। सबसे पहले एल्डिहाइड जो है उसका ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कन्वर्ट करते हैं। क्या बोला मैंने कि जो हमारा ग्लिसरल 3, ठीक है, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है, ये क्या है, एक एल्डिहाइड है।
तो हम सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीडेशन किया और कार्बोऑक्सिलिक में चेंज कर दिया। किस में चेंज किया? कार्बोऑक्सिलिक एसिड में चेंज किया। ठीक है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड में हमने इसे चेंज कर दिया है। तो क्या बना? G3P जो है, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, वो ऑक्सीडाइज हुआ और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया? इसे ही दूसरी प्रोसेस है फॉस्फोराइलेशन की, जहां पर हमने इसी ग्लिसरेट जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसे हमने फॉस्फोराइलेशन किया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। क्या किया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हमने इसे क्या कर दिया? फॉस्फोराइलेट कर दिया। अब जो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चल रही है, एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन उसका हो जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है NAD+ का यूज करके। ठीक है, इस प्रोसेस में हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे NAD+। ठीक है, और साथ ही साथ हम यूज करेंगे HPO4 2-। ठीक है, तो इसका यूज करके हम कन्वर्ट करेंगे हमारे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद ATP का जनरेशन करने के लिए अब हम तैयार हो गए हैं। हमारे पास आ गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को अब हम क्या करेंगे? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज से, एक एंजाइम है, ठीक है, उससे हम ट्रीट करेंगे एंड फिर प्रोड्यूस करेंगे एक ATP। क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक ATP हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आपको चीजें समझ में आई है, यहाँ आप थोड़े से गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ। मैं जब तक समझा नहीं दूंगी तब तक मैं नहीं, एकदम चुप नहीं बैठूंगी। ठीक है, ग्लूकोज से हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, देन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया, फिर इसे तोड़ा और G3P बनाया और ढैप बनाया। ढैप और G3P एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका, ऐसे समझो कि ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, ये 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक, अब ये दोनों इनकन्वर्टेबल हैं, तो क्या हम इन दोनों को 2 कंपाउंड ऑफ G3P लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट है और एक दूसरी डेयरी मिल्क की चॉकलेट है। एक ओरियो है, ठीक है, ओरियो डेयरी मिल्क है, और एक नट डेयरी मिल्क है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप के नट्स पड़े हुए हैं। तो इन दोनों को मैं यही तो बोलूंगी ना कि मेरे पास डेयरी मिल्क की चॉकलेट है। अब स्पेसिफिकली मैं बताने क्यों जाऊँ? इंग्रेडिएंट तो सेम ही पड़े हैं ना, एक में चलो ओरियो पड़ गया है, एक में नट्स पड़ गए हैं, इंग्रेडिएंट तो सेम ही है। तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरे पास 2 डेयरी मिल्क की चॉकलेट है। वैसे ही G3P एंड ढैप दोनों सेम ही है, तो मैं क्या बोलूंगी कि हाँ एक ही कंपाउंड है भाई, उसे हम G3P मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 G3P के कंपाउंड लिख दिए। ठीक है, अब जब ये हमारे पास G3P मिला, ठीक है, 2 G3P, 2 कंपाउंड्स ऑफ G3P हमें मिल गया, तो अब इस 2 G3P को हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेंगे इसका, और ऑक्सीडेशन करेंगे NAD+ से। तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें चाहिए NAD+। NAD+ से हम इसे ऑक्सीडेशन करेंगे और इसे कन्वर्ट कर देंगे कार्बोऑक्सिलिक एसिड में। फिर इसी कार्बोऑक्सिलिक एसिड का हम क्या करेंगे? जो पहले एल्डिहाइड था, अभी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसे हम क्या कर रहे हैं? NAD+ से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बोऑक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा कि ये कन्वर्ट होकर के बन जाएगा ग्लिसरल तो फिर ये आपको क्या बनते हुए दिखाई देगा? आपके लिए यहाँ पर बनेगा ग्लिसरल आपका फिर 2 G3P यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बन जाएगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये बना। और फिर सबके कंपाउंड के आगे अब 2-2 का ये मॉलिक्यूल का जो सिंबल है वो बनता रहेगा कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं भाई, यहाँ पे 2 कंपाउंड है, सॉरी मॉलिक्यूल कंपाउंड जो भी बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें मिला क्या? ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन करने के बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक, अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से हमें क्या करना है? बनाना है फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा अब क्योंकि यहाँ पर 1,3 बिस फॉस्फेट है, अब इससे हम क्या करेंगे? इसे वापस ले लेंगे और फॉस्फोग्लिसरेट बना लेंगे। जब हम 1,3 आपका फॉस्फेट आयन ले रहे हैं, तो मैंने अभी बोला, देखो थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, मैंने अभी बोला कि ये 2 कंपाउंड है,
मतलब ये कि मेरे पास एक होगा बिस फॉस्फोग्लिसरेट और दूसरा होगा बिस फॉस्फोग्लिसरेट। इन दोनों को मैंने जोड़ा तभी तो मैं 2 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बोल रही हूँ ना, 213 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो एक मैं फिर इसको जब कन्वर्ट करूंगी तो एटीपी मुझे लेना है। मैंने बोला कि प्लांट ने एटीपी दिया तो एटीपी वापस भी लेगा। अब यहीं से वो एटीपी वापस लेगा कैसे? इस बिस फॉस्फेट को हटाएगा, ठीक है। इस जो ये बिस फॉस्फेट है इसे ये हटाएगा, और हटाने की प्रोसेस में इसका क्या हो जाएगा, जैसे हमने फॉस्फेट लगाने के लिए एटीपी दिया तो हटाने के लिए हम एटीपी खींच लेंगे, तो यहाँ पर एडीपी से एटीपी बन जाएगा। तो जो एटीपी मैंने दिया था ऊपर की प्रोसेस में वो मैं यहाँ पे खींच ली। कैसे? मैंने 2 एटीपी दिया था और मैं एक ही प्रोसेस में, देखो क्योंकि मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है तो मैं 2 एटीपी यहाँ से खींच लूंगी। ईच वन, एक हम ले लेंगे एक बिसफॉस्फोग्लिसरेट से और एक ले लेंगे दूसरे बिसफॉस्फोग्लिसरेट से। समझ रहे हो? तो 2 एटीपी मैंने यहाँ पे खींच लिया। मेरा जो इन्वेस्टमेंट था मैंने उसे वापस ले लिया, पे ऑफ कर लिया। अब एटीपी का यहाँ पे क्या हो गया, गेनिंग हो गया, दोबारा से मैंने ले लिया। अब समझो मेरे पास क्या बचा अभी, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब यहाँ आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले एक बार देखो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डैप, ओके। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बदला 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के आगे आपको लगाना है 2, ठीक है। मैं नहीं लगा पाऊंगी यहाँ पे, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब सभी कंपाउंड्स के आगे आप 2 लगाते फिरोगे क्योंकि सभी के सभी 3 कार्बन कंपाउंड है और आपने ऊपर स्टार्ट किया था 6 कार्बन कंपाउंड से, तो 3 दूनी 6, ठीक है। तो 2 लगाते चलोगे। अब जैसे ही आपका बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था उसे कन्वर्ट किया गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, और देखो 2 एटीपी खींच लिया गया। मैंने बोला अब जो आपका फॉस्फोग्लिसरेट है उसे कन्वर्ट किया जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में जिसका नाम है पेप, ठीक है। जैसे ही 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 पेप का फॉर्मेशन होगा, आप देखोगे कि वाटर जो है यहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई देगा। H2O बाहर निकल गया, और मेजर रोल जो यहाँ पर प्ले करेंगे प्रोसेसेस में वो म्यूटेज इनोलेज, ठीक है। म्यूटेज यहाँ पर काम करेगा इस प्रोसेस में, एंड इनोलेज साथ ही साथ मैग्नीशियम जो आयन है ये काफी ज्यादा आपके पेप के फॉर्मेशन में देखने को आपको मिलेगा। फिर जो आपका पेप का फॉर्मेशन हो गया, पेप के फॉर्मेशन में आप देखोगे कि जैसे ही पायरुवेट बनेगा, पेप से जैसे ही पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाएगा वैसे ही एक ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप होगा। हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा, और उसी में आप देखोगे कि 2 एडीपी आपको 2 एटीपी देंगे। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? मैंने सब कुछ बहुत ही आसानी से समझाया है। अब लास्ट में जो पेप है वो ट्रांसफर करेगा हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप टू द पायरुवेट, पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वहीं फॉर्मेशन होने में आप देखोगे कि 2 एटीपी आपको मिल जाएगा। जैसे ही पेप पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो एक हाई एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फॉस्फेट का, तो एनर्जी बाहर निकल रही है, तो आपको एटीपी वहां पे 2 एटीपी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि 2-2 मॉलिक्यूल 2-2 चीजें आपको आगे ये 2 लगाते हुए चलना है। एक से मिल जाएगा, एक पायरुवेट से मिल जाएगा, और एक एटीपी दूसरे पायरुवेट से मिल जाएगा, तो यहाँ हमको 2 एटीपी देखने को मिल रहा है। मेजर रोल कौन प्ले करेगा? पायरुवेट काइनेज एंजाइम प्लस मैग्नीशियम प्लस पोटेशियम, ये आपके मेजर रोल प्ले करेंगे यहाँ पर। तो आपने ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में सबसे ज्यादा कौन से एलिमेंट का जिक्र सुना आपने अभी तक? तो मैग्नीशियम। तो आपको इतना याद रखना है कि मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है, उसमें भी ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? नाउ देखिए आइसोमेराइजेशन सेम वही चीज है, फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, म्यूटेज एंजाइम काम आएगा इसमें, फिर डिहाइड्रेशन होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाएगा इनोलेज के द्वारा, और वाटर जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। फिर पेप जो है वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, पायरुवेट काइनाइज के द्वारा, और आपको देगा 1 एटीपी पर G3P। मत समझो अभी G3P, बस इतना समझो कि 1 एटीपी आपको मिल जाएगा पायरुवेट, एक पायरुवेट से, और दूसरा एटीपी आपको मिल जाएगा दूसरे पायरुवेट से। दैट्स वाई आपको लास्ट के प्रोसेस में मिल जाता है नेट 2 एटीपी। कैसे नेट 2 एटीपी मिला मैं आपको बताती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ कि कैसे आपने इन्वेस्ट किया है, कैसे आपने उसे पे ऑफ किया है।
देखिए, प्लांट ने बहुत ही दिमाग लगाया, प्लांट ने पहले दिया एनर्जी कि तोड़ो और फिर उसे वापस ले लिया। कैसे, समझो। जो प्लांट है उसने सबसे पहले ग्लूकोज को एटीपी दिया और कहा कि भाई तुम फॉस्फोराइलेट हो जाओ। तो एक एटीपी इसने यहाँ पे दिया और फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को दिया और कहा तुम भी फॉस्फोराइलेट हो जाओ। तो एक एटीपी इसने यहाँ दिया। तो ओवरऑल 2 एटीपी इसने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन फिर इसी 2 एटीपी को इसने यहाँ पर वापस से पे ऑफ फेज में वापस ले लिया। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है तो इस 2 एटीपी को इसने क्या कर लिया, वापस ले लिया कि चलो मुझे वापस दो। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाता है। ये 2 इन्वेस्ट किया, 2 पे कर दिया, बस हो गया, खत्म। बात यहाँ आती है कि अब जब पेप जो है वो पायरुवेट में बदल रहा होता है तो यहाँ पर हमें नेट 2 एटीपी मिल जाता है। इसीलिए पूरे प्रोसेस में आप ये देखते हो कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में हम 2 एटीपी का प्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। 2 हमने इन्वेस्ट कर दिया, 2 हमने पे ऑफ कर लिया, लेकिन ये तो खत्म। 2 से 2 यार 0 ही तो हो जाएगा, खत्म हो गया। लेकिन 2 एटीपी जो हमें पे ऑफ फेज में एक्स्ट्रा मिला है, हम कैलकुलेशन उसी की करते हैं। एम आई क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और एक प्रोसेस मतलब पूरा नेट कैलकुलेशन आपको बताते हैं। एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल से, 1 ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोलिसिस से हमें क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल हमें एटीपी के मिलेंगे और 2 मॉलिक्यूल हमें एनएडीएच के मिलेंगे। एनएडीएच कहाँ मिल रहा था, जब ग्लिसरल डिहाइड का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो एनएडी प्लस उसमें गया था, तो वहां से हमें 2 एनएडीएच भी मिलता है। तो ओवरऑल हमें ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या मिला, पायरुवेट मिला, एटीपी मिला एंड एनएडीएच मिला। अब ये आगे जाएंगे हमारे क्रैब साइकिल में और फिर वहां पर आपको कुछ और चीजें देखने को मिलेंगी जो कि मैं कल पढ़ाऊंगी क्रैब साइकिल में। याद रखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स के द्वारा होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। ये इनहिबिट किससे होता है, तो कुछ इनहिबिटर्स, मतलब कौन रोक सकता है इसे, तो रोक सकता है इसे G6P, ग्लिसरल डिहाइड 6 फॉस्फेट जो है, ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है। अगर ये एंजाइम आ गया तो फिर हेक्सोकाइनेज नहीं लड़ पाएगा और वो काम भी नहीं कर पाएगा ठीक से। तो इनहिबिटर कौन है हमारे हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज का, ग्लिसरल डिहाइड 6 फॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोकाइनेज 1 जो है ये एलोस्टेरिकली इनहिबिट होता है किसके द्वारा, एटीपी एंड सिट्रेट से, और एक्टिवेट होता है एएमपी से और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट से, ठीक है। पायरुवेट काइनेज जो है ये भी किससे इनहिबिट होता है, एटीपी से, और एलानीन से क्या होता है, ये इनहिबिट होता है और एक्टिवेट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से। तो ये कुछ इनहिबिटर्स के नाम थे जो आपको मन करे तो याद कर लीजिएगा, वरना इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है ग्लाइकोलिसिस की, तो सबसे पहले तो एनर्जी प्रोडक्शन का काम कराता है। क्विक सोर्स है हमारे एटीपी के जनरेशन के लिए। तुरंत देखो एटीपी बन गया, ग्लूकोज टूट गया पायरुवेट में, एटीपी जनरेशन हो गया, 2 एटीपी हमें मिल गए। इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब क्या कि अदर मेटाबॉलिक पाथवे का भी ये एक इंटरमीडिएट माना जाता है। जैसे कि अदर प्रोसेसेस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हो गया या एमाइनो एसिड का सिंथेसिस हो गया, ये सब भी हमारे इस ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से होकर के ही जाता है। ओके, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ऑक्सीजन अगर ना भी रहे तो भी आप एटीपी का प्रोडक्शन काफी आसानी से ग्लाइकोलिसिस के थ्रू कर सकते हो। और जब एनएरोबिकली मतलब ऑक्सीजन की प्रीसेंस नहीं होती है, एब्सेंस जब रहती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है और उसमें ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चल रही है, तो उसे आप फर्मेंटेशन की मतलब फर्मेंटेशन की प्रोसेस कहते हो, जिसे आप फर्मेंटेशन पाथवे बोलते हो। और फर्मेंटेशन जो है ये क्या है, मैं एक बार आपको बताती हूँ। ये भी एक एंजाइम कैटालाइज मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जहाँ पर एक सुगर जो है या स्टार्च जो है उसे कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में। तो याद रखिएगा कि अल्कोहल में चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है, और फिर एनर्जी रिलीज होता है। तो हमने ये देखा कि ग्लाइकोलिसिस में भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, फर्मेंटेशन में भी एनर्जी रिलीज हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो एरोबिकली आपने देखा, ठीक है, और इनएरोबिकली फर्मेंटेशन देख लिया, समझ गए आप। और साइंस ऑफ फर्मेंटेशन काफी बार पूछा जाता है कि साइंस ऑफ फर्मेंटेशन हम क्या कहते हैं, तो साइंस ऑफ फर्मेंटेशन हम बोलते हैं जाइमोलॉजी, ठीक है, ये याद रखिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस काफ़ी आसानी से आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम क्रैब साइकिल पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड आपका यूनिट 2 भी खत्म हो जाएगा।
तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।